Hello everyone, welcome to UPSC IQ tab and a very good morning to all of you. I hope आप सब बहुत ही अच्छे होंगे. जैसा कि कल की वीडियो में हमने हाई कोर्ट के चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था, आज हम उसी को बेसिकली कंटिन्यू करेंगे और जो भी टॉपिक्स हमारे अभी बच गए हैं उनको हम देखने की कोशिश करेंगे. तो आज की वीडियो में हमारा मेन फोकस होने वाला है. पहले तो हम देखेंगे किस तरीके से जजेस का रिमूव किया जाता है हाई कोर्ट के जजेस को, एंड देन ट्रांसफ़र किस तरीके से जजेस का होता है वो हम देखेंगे. एक्टिंग चीफ जस्टिस, एडिशनल जजेस, एक्टिंग जजेस से क्या होते हैं, किस तरीके से इन्हें अपॉइंट किया जाता है, रिटायर्ड जज किस तरीके से अपॉइंट होते हैं फर्दर. बिकॉज कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि एक बार जजेस जो है रिटायर हो जाए हाई कोर्ट से या फिर सुप्रीम कोर्ट से, फिर दोबारा प्रैक्टिस नहीं कर सकते. बट आपको देखने को मिलेगा जो आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उसके अलावा कहीं और प्रैक्टिस नहीं कर सकते. बट एक बार रिटायर्ड जज जो है कहीं ना कहीं अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगेगा कि हाँ भाई कुछ ऐसा लोड वगैरह है, तो उस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा रिटायर्ड जजेस को फर्दर के लिए अपॉइंट किया जा सकता है. बट कुछ टाइम के लिए, जैसे ही वर्कलोड ठीक हो जाएगा तब तक के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है. तो वो सब चीज़ें हम कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कस करेंगे. एंड मेन जो हमारा फोकस होगा वो होगा इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस तरीके से हमारे हाई कोर्ट के जजेस को इंडिपेंडेंस मिली हुई है, वो प्रोविजंस कहीं ना कहीं हम जानने की कोशिश करेंगे. स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन. सबसे पहले हम देखते हैं रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट जजेस. यहाँ पे बताया गया है कि द जज ऑफ अ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट. यानी सिंपली क्या होगा, प्रेसिडेंट अपना ऑर्डर देंगे, उस ऑर्डर के थ्रू जो है जजेस को, जो भी जज है उसको रिमूव किया जाएगा हाई कोर्ट से. अ प्रेसिडेंट कैन इशू एन रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर एड्रेस बाय द पार्लियामेंट. यानी एक बार पार्लियामेंट में वो चीज़ एड्रेस हो जाए, एक बार पार्लियामेंट में उनके रिमूवल का मोशन लेके आ जाए, उसके बाद कहीं ना कहीं अगर प्रूव हो जाता है, बाई इंक्वायरी वगैरह बैठेगी उसके दौरान प्रूव हो जाता है, तब जाके हमारे प्रेसिडेंट एक ऑर्डर इशू करेंगे उनको रिमूव करने का. एंड यहाँ पे बोला गया है इट हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू हिम, यानी प्रेजेंट इन द सेम सेशन ऑफ अ सच रिमूवल. यानी एक सेशन के अंदर जो रिमूवल का मोशन लाया जा रहा है वो सेम सेशन के अंदर होना चाहिए, कि उस पर्टिकुलर सेशन के अंदर आप जो है रिमूवल मोशन को लेके आ रहे हो, इंक्वायरी बिठा रहे हो, एंड देन प्रेजेंट के पास कहीं ना कहीं वो मोशन के थ्रू जो चीज़ें जा रही हैं, एंड देन वहाँ पे प्रेजेंट कहीं ना कहीं ऑर्डर लेके आ रहे हैं. ठीक है, तो सेम सेशन में ही चीज़ें होनी चाहिए. नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि द एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी. याद रखना कि हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने की बात हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने की बात हो तो स्पेशल मेजॉरिटी से ही होगा, और स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी दोनों ही हाउसेस की, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा. और स्पेशल मेजॉरिटी की बात करें तो ये मेजॉरिटी होती है टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड द मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग. ठीक है. द ग्राउंड्स ऑफ द रिमूवल आर टू प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी. यानी जो ग्राउंड्स कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बता रखे हैं उनके रिमूवल के लिए, वो क्या है, आपका मिसबिहेवियर प्रूव होना और दूसरा इनकैपेसिटी. दस अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर ऑन द सेम ग्राउंड ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. यानी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, जिन ग्राउंड्स में उनको रिमूव किया जाता है और जिस तरीके से, जिस मैनर में उनको रिमूव किया जाता है, वो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें सेम देखने को मिलेगी हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी. देन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 रेगुलेट करता है द प्रोसीजर रिलेटेड टू द रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ द हाई कोर्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट. यानी जो प्रोसेस है इम्पीचमेंट का, ऑल्दो हम देखने को मिलेगा कि वर्ड जो है प्रेसिडेंट के लिए यूज़ होता है, बिकॉज प्रेसिडेंट एक हायर पोजीशन पे है, उनका रिमूवल नहीं होता, बेसिकली इम्पीचमेंट होता है. बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देख सकते हो इम्पीचमेंट वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं, रिमूवल वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं, बट मोस्ट सुटेबल वर्ड जो होता है रिमूवल ही होता है जजेस के लिए, बिकॉज इम्पीचमेंट वर्ड सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रोसीजर है जिसको फॉलो किया जाता है इनको रिमूव करने के लिए, वो आपको इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू मिलेगा, जो है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968. तो इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि रिमूवल मोशन को साइन किया होना चाहिए 100 मेंबर्स इन केस ऑफ लोकसभा, बिकॉज लोकसभा की स्ट्रेंथ ऑब्वियसली ज़्यादा होती है राज्यसभा से, इसलिए लोकसभा में कम से कम 100 मेंबर का साइन होना चाहिए अगर वो इनिशिएट कर रहे हैं उसको, या फिर राज्यसभा इनिशिएट कर रहा है तो 50 मेंबर के साइन होने चाहिए. एंड वो जो मोशन है जो साइन हुआ है वो उसको गिवन करना है स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा में हो रहा है, अगर राज्यसभा में हो रहा है तो वो चेयरमैन के पास जाएगा. ठीक है. देन स्पीकर एंड द चेयरमैन कैन
एडमिट द मोशन और रिफ्यूज़ टू इट, यानी अब यहाँ पे देखने को मिलेगा कि लोकसभा में मान लेते हैं उनके 100 मेंबर्स ने साइन करके दे दिया स्पीकर को, या फिर राज्यसभा में उनके मेंबर्स ने यानी 50 मेंबर ने साइन करके दे दिया चेयरमैन को। अब ये जो दोनों प्रिजाइडिंग ऑफिसर है यानी स्पीकर और चेयरमैन के ऊपर है कि या तो उस मोशन को एडमिट भी कर सकते हैं या फिर उसको रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। तो इतनी पावर कहीं ना कहीं हमारे स्पीकर और चेयरमैन के पास होती है। बट अभी आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्मली अगर मान लो पूरे मतलब जिस क्राइटेरिया के हिसाब से देखा गया है कि अगर 100 मेंबर साइन करके दे रहे हैं तो नॉर्मली स्पीकर और चेयरमैन एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं देखो एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद इंक्वायरी बैठेगी तभी पता चल पाएगा ना कि सच में गिल्टी है या नहीं है ना। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जाता है इफ़ इट इज़ एडमिटेड, यानी एक बार स्पीकर ने चेयरमैन ने मोशन को एडमिट कर लिया, अब उनकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने हाउस के अंदर जो है 3 मेंबर की कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करें, जो इन्वेस्टिगेट करेगा वो सारे चार्जेस को जो उस पर्टिकुलर जज के ऊपर लगाए गए हैं। ठीक है, यानी पार्लियामेंट के अंदर जो जो चार्जेस की वो बात कर रहे थे कि हाँ मतलब इस पर्टिकुलर जज के ऊपर ये चार्जेस लगता है, वो चार्जेस कहीं ना कहीं सही है नहीं है, वो कहीं ना कहीं ये 3 मेंबर की कमेटी कहीं ना कहीं चेक करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। अब इस 3 मेंबर की कमेटी में कौन होगा? सबसे पहले आपके चीफ जस्टिस होंगे ऑब्वियसली इंडिया के, या फिर जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की। अब यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगी कि चीफ जस्टिस मान लो किसी कारणवश बिजी है, बिकॉज ऑब्वियसली उनके कितने सारे काम होते हैं, इंडिया के चीफ जस्टिस है ना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, तो उस टाइम पे अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का वो वहाँ पे उस कमेटी में हो सकता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो होंगे ही होंगे जिस पर्टिकुलर हाई कोर्ट की हम बात कर रहे हैं। देन आपका कोई डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट होगा, अगेन वो ज्यूरिस्ट जो कहीं ना कहीं लीगल एक्सपर्टीज है उसको उस फील्ड की। तो ये 3 मेंबर की कमेटी होगी जो कि इंडिपेंडेंटली उस पर्टिकुलर केस को, उस पर्टिकुलर चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगी। अब मेन चीज़ ये आती है कि इफ़ द कमेटी फाइंड द जज टू बी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर सफरिंग फ्रॉम एनी इनकैपेसिटी, द हाउस कैन टेक अप द कंसिडरेशन ऑफ द मोशन। यानी कि एक बार कमेटी ने ये चीज़ प्रूव कर दिया कि हाँ भाई जो चार्जेस लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं सही है, तो उस समय आपको देखने को मिलेगा जो पर्टिकुलर हाउस है उस पर्टिकुलर मोशन को कंसिडर करेगा। एंड आफ्टर द मोशन इज पास्ड बाय, यानी पहले आपने इनिशिएट करने के लिए मान लो लोकसभा ने 100 मेंबर का साइन किया, साइन करने के बाद अपने स्पीकर को दिया, स्पीकर ने कमेटी बिठाई, कमेटी ने कहीं ना कहीं प्रूव कर दिया कि हाँ वो बेसिकली सच में गिल्टी है। अब वो जो हाउस है जिसने उस पर्टिकुलर मोशन को ओरिजिनेट करा है, अब वो अपने हाउस से उस पर्टिकुलर मोशन को क्या करेगा, पास करवाएगा, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। ठीक है, तो आफ्टर द मोशन इज पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट, यानी पहले वो अपने हाउस से पास करवाएगा फिर वो दूसरे हाउस में देगा। अगर मान लो लोकसभा ने कहीं ना कहीं इनिशिएट किया तो लोकसभा अपने हाउस से स्पेशल मेजॉरिटी में पास करवाएगा, एंड देन राज्यसभा को भेजेगा, एंड देन राज्यसभा अपने हाउस से स्पेशल मेजॉरिटी में पास करवाएगा। ठीक है, और जैसे ही दोनों हाउसेस से पास हो जाता है तो जो एड्रेस है वो प्रेजेंट कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट को, एंड देन प्रेसिडेंट जो है बेसिकली फिर उस पर्टिकुलर जज को रिमूव करने के लिए आपको देखने को मिलेगा एक फाइनली एक ऑर्डर पब्लिश करेंगे, यानी एक ऑर्डर पास करेंगे, उस ऑर्डर के थ्रू देखने को मिलेगा कि उस जज को रिमूव कर दिया जाएगा। From the above, it is clear that the procedure for the impeachment of a judge of a high court is the same on that of the Supreme Court. ये तो हमने देख लिया। And it is interesting to know that कि no judge of a high court has been impeached so far. तो ये चीज़ हमने सुप्रीम कोर्ट में भी देखी थी कि भले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल के लिए प्रोसीजर बताए गए हैं, ग्राउंड्स मेंशन किए गए हैं, बट अभी तक मतलब हमारे जुडिशरी में से कोई भी जज का बेसिकली इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। बिकॉज देखने को ये मिला था, मैंने ये चीज़ आपको सुप्रीम कोर्ट में बताई थी कि एक जज का रिमूवल कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि लोगों का जो भरोसा है जुडिशरी में वो कहीं ना कहीं वीक हो जाता है। तो अगर मान लो ऐसे चार्जेस अगर मान लो किसी जज के ऊपर लगे हुए हैं ना, तो वो खुद से ही जो है सामने से अपने आप को उस पर्टिकुलर पोस्ट से रिज़ाइन कर देता है, फिर उसके बाद उसके पास जो भी चार्जेस लगे उस पर इंक्वायरी होती है, बट वो खुद ही उस पोस्ट को छोड़ के चले जाता है। तो कोई उसके पहले उनको रिमूव करे और वो खुद ही वो उस पोस्ट को छोड़ देते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं, सो दैट उनको उस रिमूवल प्रोसेस से ना गुजरना पड़े। ठीक है, और लोगों का भरोसा जो है जुडिशरी में वो बना रहे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ जजेस। द प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफ़र अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू द अनदर आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करने के बाद ही हमारे प्रेसिडेंट एक जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। On transfer, he is entitled to receive, in addition to his salary, such compensatory allowances as may be determined by the parliament. और एक बार मान लो किसी हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो ये इंश्योर किया जाएगा कि सैलरी तो उनको मिलती है हर मंथ, बट सैलरी के साथ साथ उन्हें कंपेंसेटरी अलाउंसेस मिले
और वो अलाउंसेस जो है कौन बताएगा कितना होगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि भाई इतना इतना अलाउंस मिलना चाहिए। अब देखो ये कंपनसेटरी अलाउंस देने का क्या मतलब है, क्या सरकार उनको तनख्वाह नहीं दे रही? नहीं, सरकार हर महीने उनको तनख्वाह भी दे रही है, जो भी उनके उसके बाद जो भी एडिशनल चीज़ें होती हैं वो सब तो उन्हें मिलती है। बट क्योंकि उनका ट्रांसफ़र किया जा रहा है, अब ट्रांसफ़र करने में देखो कितना खर्चा आता है, आपका जो भी सामान है, घर शिफ्ट करना है, आपको अपनी फैमिली को शिफ्ट करना है, ये सब चीज़ें मतलब ट्रांसफ़र करवानी है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वहाँ पे जो भी एडिशनल खर्चा लगने वाला है, तो वो खर्चा कहीं ना कहीं सरकार पहले ही जो है कंपनसेटरी अलाउंसेस के थ्रू प्रोवाइड कर देती है, सो दैट वो ईजिली और आसानी से अपनी फैमिली को लेके, अपने सामान को लेके शिफ्ट कर जाए उस पर्टिकुलर स्टेट में जहाँ पे उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है 1977 में द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द ट्रांसफर ऑफ अ हाई कोर्ट जजेस कुड बी रिजॉर्टेड टू only as an exceptional measure and not in a public interest, only in a public interest and not a way of punishment. Again in 1994, the Supreme Court held that the judicial review is necessary to check the arbitrariness in transfer of judges, but only the judge who is transferred can challenge it. यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि 1977 में हमारी सुप्रीम कोर्ट यानी हमारी जुडिशरी थी, उसने चीज़ नोटिस करी कि जब भी हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफ़र किया जा रहा है ना, तो वो सिर्फ एक्सेप्शनल मेजर में ही होना चाहिए, यानी कुछ ऐसे एक्सेप्शनल ग्राउंड हो गए, मतलब कुछ ऐसा एक्सेप्शनल चीज़ें हो गई जहाँ पे उस बेसिस पे उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, या फिर एक पब्लिक इंटरेस्ट में, यानी फॉर एग्जांपल मान लो अभी वो पर्सन जो है, मान लो हाई कोर्ट के जज जो हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है काम कर रहे थे, बट उन्हें ट्रांसफ़र करके मान लो गुवाहाटी में शिफ्ट किया जा रहा है। क्यों? बिकॉज हो सकता है कि जो गुवाहाटी में जो मान लो वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, यानी वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे जजेस की जो संख्या वो कम हो गई है। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, इन पर्टिकुलर जज को ट्रांसफ़र करके गुवाहाटी में शिफ्ट किया जा रहा है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं पब्लिक के इंटरेस्ट में हो, या फिर कि ये जो पर्टिकुलर जज है उसके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं नॉलेज हेल्प करेगी इस पर्टिकुलर हाई कोर्ट में जो भी केसेज है उसको मतलब उसको डिस्प्लेस करने में, जजमेंट को देने में। तो ये भी अगेन पब्लिक इंटरेस्ट में हो सकता है। यानी आपने क्या किया कि जब भी आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, या तो वो एक्सेप्शनल ग्राउंड होना चाहिए, कुछ ऐसा चीज़ें हो गई जिसकी वजह से आपको ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है, या फिर पब्लिक के इंटरेस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तब आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। अदरवाइज़ एक बार अगर कोई पर्टिकुलर जज किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट में अपॉइंट हो जाता है, तो उसको वहीं पे जो है बेसिकली उनका जो काम करने की जो भी ड्यूटीज़ होती है उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट में ही दी जाती है कि आपको यहीं पे काम करना है। उसके बाद देखने को ये मिलता है, अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ जजेस की कमी है, तो वो हमने देखा था किस तरीके से एडिशनल जजेस को बुलाया जाता है, तो वो भी हाई कोर्ट से ही आते हैं निकल के। बट नॉर्मली केसेस में देखा जाता है कि एक बार जो जज अपॉइंट हो गया जिस पर्टिकुलर हाई कोर्ट में, वहीं पे काम करेगा। ठीक है, तो यानी अब आप जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी अब प्रेसिडेंट जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो कुछ जेन्युइन रीज़न ही होना चाहिए, और अगर जेन्युइन रीज़न नहीं होगा तो यहाँ पे देखने को मिलेगा 1994। अब देखो 1977 में ये बात की गई, और 1994 में अगेन जुडिशरी को ये लगा कि हो सकता है कि ये एक वे ऑफ पनिशमेंट तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि मान लो कोई हाई कोर्ट के जज है, वो सरकार के हिसाब से काम नहीं कर रहे, या फिर जो बाकी जजेस हैं उनके हिसाब से काम नहीं कर रहे, या फिर चीफ जस्टिस जिस तरीके से ऑर्डर दे रहे हैं उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक पनिशमेंट के तौर पे अगर आप उसको एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट भेज रहे हो ना, तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। ठीक है, तो पनिशमेंट के कारण आप उन्हें ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं कर सकते। ट्रांसफ़र करने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ ओनली होना चाहिए एक्सेप्शनल मेजर पे या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि 1977 से लेकर 1994 तक के टाइम के बीच में ज़रूर ऐसा कुछ हुआ होगा, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को लगा होगा कि नहीं भाई यहाँ पे तो गलत तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है। तो दैट्स वाई यहाँ पे 1994 में देखने को मिलेगा कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा कि जुडिशियल रिव्यू होगा। किस चीज़ का जुडिशियल रिव्यू होगा? ये चेक करने के लिए कि जो भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो आर्बिट्रेरीनेस से तो नहीं, यानी जानबूझ के, यानी जो सरकार है, बिकॉज देखो प्रेसिडेंट अगर कर रहे हैं ट्रांसफ़र, तो पीछे जो बैकग्राउंड में जो चीज़ें चल रही हैं वो ये हैं कि आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उनकी हिसाब से चीज़ें हो रही है ना। यानी अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर ये डिसाइड कर दे कि वो पर्टिकुलर हाई कोर्ट के जज ने सही से काम नहीं किया है, या फिर हमारा ऑर्डर फॉलो नहीं किया, या फिर ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया, तो आप वो क्या कहेंगे, सिंपली प्रेसिडेंट को बोल देंगे कि भाई इसको आप ट्रांसफ़र करो, प्रेसिडेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा कि आपने पनिशमेंट देने के लिए उसको ट्रांसफ़र किया। तो ये चीज़ चेक करने के लिए कि आर्बिट्रेरीनेस यहाँ पे ना हो, इसलिए हमारा सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू करेगा और ये चेक करेगा कि क्या वो जेन्युइन तरीके से ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं। बट ओनली द जज हु इज़ ट्रांसफ़र कैन चैलेंज इट। अब ये चीज़ है कि अगर मान लो कोई पर्टिकुलर जज का ट्रांसफ़र हो रहा है, अब कैसे पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कि भाई जो ट्रांसफ़र हुआ है वो सही तरीके से हुआ है नहीं? तो यानी जिस पर्सन का, यानी जिस हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफ़र हो रहा है,
उसको ही चैलेंज करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि देखो भाई, प्रेसिडेंट ने मुझे हमारे ट्रांसफ़र करवा दिया, और क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ रीज़न भी नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले टाइम पे ऐसे ऐसे काम किए, तो हो सकता है इस कारणवश मुझे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। या फिर बाकी लोगों से मैंने सुना है कि ये तरीका, मतलब इस तरीके से जो है बात चल रही थी हमारे जुडिशरी के अंदर कि इस तरीके से मुझे ट्रांसफ़र मिलने वाला है बिकॉज मैंने ये कर दिया। तो मतलब वट एवर रीज़न कुछ भी क्यों ना हो, बट वो पर्टिकुलर जज जिसको ट्रांसफ़र मिला है वही उसको चैलेंज कर सकता है, और एक बार उसने चैलेंज कर दिया तो हमारी जुडिशरी कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर जो रीज़न है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेगी, उसका जुडिशियल रिव्यू करेगी, और एक बार पता चल गया कि वो जेन्युइन तरीके नहीं से हुआ है, यानी एक पनिशमेंट के तौर पर वहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है, तो उस ट्रांसफ़र को वो रोक भी सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा इन द थर्ड जज केस आया। देखो 1994 में ये बात बोली, फिर 1998 में आपको देखने को मिलेगा थर्ड जज केस हुआ था, जो कि हमने पहले अपॉइंटमेंट वाले केस में भी देखने को मिला था। अब वहाँ पे आप जब थर्ड केस पढ़ रहे थे तो आपने ये चीज़ देखी, क्योंकि सेकंड जज केस में क्या हो रहा था कि आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ज़्यादा पावर आ गई थी किस तरीके से जजेस को अपॉइंट करना है। बट थर्ड केस के अंदर हमने देखने को मिला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद से फैसला नहीं लेंगे, वो एक कॉलेजियम सिस्टम बनाएंगे जहाँ पे 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनसे पूछ के कहीं ना कहीं कंसल्ट किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, देन वो अपॉइंटमेंट होगी। बट अब जब हम ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो अगेन यहाँ पे थर्ड जज केस को हमें रेफ़र करना चाहिए। क्यों? बिकॉज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन दिया कि दैट इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस की जब बात की जाएगी, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ, हाँ इस केस में बात की जाएगी, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है शुड कंसल्ट करेंगे इन एडिशन टू द कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे याद रखना है आपको कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि देखो ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है कि जब भी जिस भी हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र भले ही प्रेसिडेंट करे, बट उन्हें कंसल्ट हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हमेशा करना है। तो ये जो कंसल्ट करने की बात की जा रही थी ना अगेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि यार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है खुद से अपना कहीं ना कहीं किसी पार्टी को फेवर कर रही हूँ, तो उसके बिहाफ में वो ट्रांसफ़र करवा रहे हूँ, तो वो पावर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास आ गई थी इतनी सारी, उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए थर्ड जज केस में आपको देखने को मिलेगा कि अगर थर्ड जज केस ने एक तो सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बेसिकली अपॉइंटमेंट के केस में कॉलेजियम सिस्टम को फॉलो करने को कहा है। सिमिलरली थर्ड जज केस ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कॉलेजियम सिस्टम से कंसल्ट करने को कहा है जब भी ट्रांसफ़र करने की बात होगी हाई कोर्ट के जजेस की। ठीक है, बट अपॉइंटमेंट के केस में आपको देखने को मिलेगा कि जो कॉलेजियम सिस्टम बना था वो 2 सीनियर मोस्ट जज का बना था सुप्रीम कोर्ट के, बट ट्रांसफ़र के केस में आपको देखने को मिलेगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कंसल्ट करेंगे जिस कॉलेजियम सिस्टम से, वहाँ पे 4 सीनियर मोस्ट जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, आई होप ये कन्फ्यूजन आपको क्लियर हो जाए। तो थर्ड जज केस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपॉइंटमेंट के पर्सपेक्टिव से भी और ट्रांसफ़र ऑफ जजेस के पर्सपेक्टिव से भी। देन यहाँ पे बोला जा रहा है कि द चीफ जस्टिस ऑफ 2 हाई कोर्ट। ठीक है, क्योंकि देखो जब कॉलेजियम सिस्टम बना रहे हैं जहाँ पे हम बात कर रहे हैं 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द 2 हाई कोर्ट फ्रॉम वन विच जजेस बीइंग ट्रांसफर। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जो कॉलेजियम सिस्टम बन रहा है वहाँ पे 4 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो हो गए होंगे, साथ ही साथ चीफ जस्टिस होंगे दोनों हाई कोर्ट की। अब दोनों हाई कोर्ट की कौन सी? पहला हाई कोर्ट वो जहाँ पे वो पर्टिकुलर जज काम कर रहा है, दूसरा हाई कोर्ट वो जहाँ पे वो पर्टिकुलर जज को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो वो हाई कोर्ट के इलाहाबाद के हाई कोर्ट पे मान लो वो जज काम कर रहा था पहले से, तो उस इलाहाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे उनको भी कंसल्ट किया जाएगा, और जिस पर्टिकुलर हाई कोर्ट में उनका ट्रांसफ़र हो रहा है मान लो गुवाहाटी में हो रहा है तो गुवाहाटी के जो चीफ जस्टिस है उनसे भी कंसल्ट किया जाएगा। तो ये पूरा कॉलेजियम सिस्टम यहाँ पे वर्क करेगा ट्रांसफ़र के केस में। तो दैट्स वाई आप देख सकते हो कि जो नॉर्मली जो ट्रांसफ़र हो जाती थी ना पहले की अपने मोटिव को यूज़ करने के लिए या फिर आर्बिट्रेरीनेस से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो उस समय इतने ज़्यादा केसेस आते थे जजेस के ट्रांसफ़र के, तो कहीं ना कहीं उनके जो इंडिपेंडेंस है, उनके जो काम करने का जो इंडिपेंडेंस उन्हें मिली है वो सही से वो कर नहीं पा रहे थे। दैट्स वाई जुडिशरी ने इस थर्ड जज के केस में इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया कि यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद से डिसीजन ना लेके ये जो पर्टिकुलर कॉलेजियम सिस्टम है इनसे बेसिकली डिस्कस करें, उनसे कंसल्ट करें। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बोली है द सोल ओपिनियन जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द कंसल्टेशन प्रोसेस। यानी जब भी बात कंसल्टेशन प्रोसेस की जाएगी तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन नहीं चलेगा, वहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम का ओपिनियन चलेगा। और क्योंकि थर्ड जज केस में हमने ट्रांसफ़र केस में हमने ऑलरेडी देख लिया है कि किस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम में 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, प्लस आपके 2 चीफ जस्टिस होंगे दोनों ही हाई कोर्ट के। ठीक है, तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है एक्टिंग चीफ जस्टिस। तो द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट करते हैं जज ऑफ अ हाई कोर्ट को एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है,
यानी कि अगर मान लो जो भी चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, वो किसी कारणवश नहीं है या फिर उनकी सीट वैकेंट है, तो हाई कोर्ट के जज में से किसी को चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। ठीक है, तो वो कंडीशंस हम देख लेते हैं। पहला कि द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज़ वैकेंट, यानी उनकी सीट अगर वैकेंट है तब आपको देखने को मिलेगा एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जा रहा है प्रेसिडेंट के द्वारा। दूसरा, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज़ टेम्परली एब्सेंट है। अब टेम्प्रेरी एब्सेंट वो हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ बीमारी की वजह से, या फिर वो कहीं आउट ऑफ स्टेशन गए हैं तो वो एब्सेंट हो सकता है। तब आपको देखने को मिलेगा एक्टिंग चीफ जस्टिस की तरह एक पर्सन, एक हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाएगा। थर्ड कंडीशन है द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटी। अब अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटी मतलब इसमें भी काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं कि वो है नहीं है, या फिर किसी कारणवश वो किसी और जगह पे बिजी हैं, कहीं और मीटिंग पे गए हैं, तो वट एवर रीज़न, ये तीन चीज़ें हमें बेसिकली याद रखनी है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वैकेंट है, एब्सेंट है, फिर अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटी है, तो उस केस में हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करके, मतलब हाई कोर्ट के जो भी हाई कोर्ट होगा उसमें से किसी एक जज को अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, और उसको एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस की तरह उनको जो भी चीफ जस्टिस के फंक्शंस है, ड्यूटीज़ है, वो परफॉर्म करने के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट है एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस क्या होते हैं। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन एज एडिशनल जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर अ टेम्प्रेरी पीरियड नॉट एक्सीडिंग द 2 years। ठीक है, यानी पहली कंडीशन तो ये है, देखो अपॉइंटमेंट तो करनी पड़ेगी, क्यों? बिकॉज मेन रीज़न तो ये होगा ना कि आपका वर्कलोड ज़्यादा है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि प्रेजेंट किसी को भी अपॉइंट कर देंगे, नो। पहली कंडीशन ये है कि वो क्वालिफाइड होना चाहिए बनता है, यानी जो भी पर्सन को आप हाई कोर्ट के जज के तौर पे अपॉइंट कर रहे हो, भले ही एज अ एक्टिंग जज ही और एडिशनल जज ही, बट वो क्वालिफिकेशन है, जो क्वालिफिकेशन एक हाई कोर्ट के जज की होनी चाहिए, वो क्वालिफिकेशन कहीं ना कहीं उस पर्सन के पास होनी चाहिए, तभी उसको हम अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या, क्वालिफाइड होना चाहिए। दूसरा, एक टेम्प्रेरी पीरियड के करेंगे, यानी परमानेंटली हम उसको नहीं कर रहे, सिर्फ टेम्प्रेरी बेसिस के लिए उसको अपॉइंट किया जा रहा है। तीसरा, अब कितना पीरियड, अब देखो टेम्प्रेरी पीरियड तो यहाँ पे बता दिया, अब टेम्प्रेरी कितना भी हो सकता है, 1 साल 2 साल, तो वो भी चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी, नॉट एक्सेप्टिंग द 2 year, इन 2 साल से ज़्यादा आप उस पर्सन को एज अ एक्टिंग जज और एडिशनल जज जो है अपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई होप ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, बट उस पर्सन को जो कि ड्यूली क्वालिफाइड हो, एक टेम्प्रेरी पीरियड के हो, यानी कि नॉट लेस देन 2 years। अब मेन चीज़ है कब करना है, व्हेन दिस अ टेम्प्रेरी इंक्रीज इन द बिजनेस ऑफ अ हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट का जो भी बिजनेस है, काम वगैरह, वो अचानक से इतना ज़्यादा मतलब बढ़ गया है, बट एक टेम्प्रेरीली बढ़ा है। होता है ना कभी कभी कुछ ऐसा सीजन होता है या फिर कुछ ऐसा सेशन होता है जहाँ पे अचानक से वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो टेम्प्रेरी पीरियड के लिए क्या करेंगे प्रेजेंट, 2 साल के लिए, मतलब 2 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, 2 साल से कम तक के लिए अपॉइंट कर ले, बट मैक्सिमम आपको बता दिया कि 2 साल से ज़्यादा तक आप के लिए आपको अपॉइंट नहीं करना है। अगर आपको लगेगा कि ज़्यादा करना है तो आप सिंपली आप दूसरा तरीका जो है आपके पास, जहाँ पे आप हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हो, उसके थ्रू आप एक परमानेंट मेंबर, एक परमानेंट जज को लेके आ जाओ, बट अगर टेम्प्रेरी बेसिस के लिए लेके आ रहे हो तो 2 साल से ज़्यादा तक आप नहीं ला सकते। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया कि प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो अपॉइंट अ ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन एज अ एक्टिंग जज, यानी अभी जो हमने बात की थी वो एक एडिशनल जज के बारे में देखा कि कब उसको अपॉइंट किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एक्टिंग जज की, तो प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो अपॉइंट कर सकते हैं, ड्यूली क्वालिफाइड होना चाहिए पर्सन एज एक्टिंग जज के लिए ऑफ अ हाई कोर्ट व्हेन अ जज ऑफ दैट हाई कोर्ट अदर देन द चीफ जस्टिस इज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द ऑफिस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी अदर रीज़न। यानी कि मान लो कोई भी पर्टिकुलर जज है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहे क्योंकि एब्सेंट है या फिर कोई और रीज़न के कारण, तब आप एक्टिंग जज को अपॉइंट कर सकते हो, या फिर अपॉइंटेड टू एक्ट टेम्परली एज अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी वो पर्टिकुलर जज जो था हाई कोर्ट का, क्योंकि उसको टेम्परली बेसिस के लिए चीफ जस्टिस बना दिया गया है हाई कोर्ट का, तो क्योंकि अब वो चीफ जस्टिस बन गया हाई कोर्ट का, तो उसकी जो पोजीशन है वहाँ पे टेम्परली जो है वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई है, और क्योंकि वर्कलोड अगेन ज़्यादा है तो उसकी जगह पे किसी और को लेके आना है, तो यहाँ पे बैठने के लिए कहीं ना कहीं एक्टिंग जज को अपॉइंट कर लिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो पहला रीज़न जहाँ पे आपको लगे कि ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज एब्सेंट है या फिर कोई और रीज़न है। दूसरा कि वो पर्टिकुलर हाई कोर्ट का जज अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस बन गया है, दैट्स वाई टेम्परेरी पीरियड के लिए, तो इसलिए टेम्परेरी पीरियड के लिए आप एक्टिंग जज को भी अपॉइंट करोगे। अब हम बात करते हैं कि जो एक्टिंग जज है होल्ड ऑफिस अंटिल अ परमानेंट जज रिज्यूम हिज ऑफिस। अच्छा, तो यानी हमने जो एडिशनल जज की यहाँ पे बात की थी कि जो एडिशनल जज होगा वो टेम्परेरी पीरियड के लिए आएगा, नॉट एक्सीडिंग द 2 year, 2 साल से ज़्यादा नहीं। पर जब हम बात करते हैं एक्टिंग जज की, तो यहाँ पे बोला गया है कि दे होल्ड ऑफिस अंटिल अ परमानेंट जज, यानी जो परमानेंट जज अभी बेसिकली एब्सेंट था या फिर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, या फिर वो परमानेंट जज अभी एज अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की तरह काम कर रहा था टेम्परेरी बेसिस के लिए, तो ऐसे जज यानी वो जो परमानेंट जज जब तक अपना ऑफिस रिज्यूम ना कर ले
तब तक वो काम करता रहेगा। अब उसको 1 साल लग रहा है रिज्यूम करने में, 2 साल लग रहे हैं, 3 साल लग रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। बट जब तक वो परमानेंट जज अपना ऑफिस रिज्यूम नहीं कर सकता, तब तक वो एक्टिंग जज जो है अपनी कुर्सी पे बैठ के जो भी उसका काम है करता रहेगा। ये जो टाइम लिमिट है वो सिर्फ और सिर्फ एडिशनल जज के लिए अप्लाई होगी, जो एक्टिंग जज है उसके लिए नहीं, ठीक है। However, both the additional judge और acting judge cannot hold office after the retirement age of 62 years। यानी कि ये जो 62 ईयर की जो रिटायरमेंट एज है, जो भी आपके जज हैं हाई कोर्ट के, इनके लिए भी एप्लीकेबल है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के लिए भी एप्लीकेबल है, एक्टिंग जज के लिए भी एप्लीकेबल है और एडिशनल जज के लिए भी एप्लीकेबल है। यानी 62 ईयर्स के बाद कोई भी पर्टिकुलर जज फर्दर के लिए काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं रिटायर्ड जजेस के बारे में कि एट एनी टाइम द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट कैन रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड हाई कोर्ट, क्योंकि देखो एक बार वो 62 ईयर्स का हो जाएगा तो रिटायर हो ही जाएगा। बट फिर भी अगर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो पर्सन अभी जो हाई कोर्ट का जज अभी रिटायर हुआ है उसकी फर्दर ज़रूरत है, बिकॉज अगेन वही कि टेम्प्रेरी पीरियड के लिए वर्कलोड बढ़ गया है या फिर उसका एक्सपर्टीज़ या फिर एक्सीलेंस की यहाँ पे ज़रूरत है, तो उस बेसिस पे जो है उस पर्टिकुलर रिटायर्ड जज जो है उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट का, अब देखो उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हो सकता है या फिर एनी अदर हाई कोर्ट, ठीक है। यानी मान लेते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक पर्सन था, एक मतलब जज था जो कि 62 ईयर्स का हो गया, वो फर्दर रिटायर हो चुका है। अब क्योंकि ये जज रिटायर हो गया है बट चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट को लगता है कि इसकी ज़रूरत है, तो उसको वापस से बुला सकते हैं कुछ टेम्प्रेरी टाइम के लिए। बट इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी को बुलाना है। दिल्ली चीफ जस्टिस को अगर लगता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पर्सन थे, मतलब एक जज थे जो कि 62 ईयर्स में रिटायर हो चुके हैं, और उस पर्टिकुलर रिटायर्ड जज को अगर ज़रूरत है दिल्ली के चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली के हाई कोर्ट को, तो इसको भी बुला सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो सकती है, तो ये चीज़ हमेशा क्लियर रखना कि वो उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को भी बुला सकते हैं या फिर किसी और हाई कोर्ट के जज को भी बुला सकते हैं जो कि एक्ट करेगा एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट फॉर अ टेम्प्रेरी पीरियड के लिए, ठीक है। याद रखना ये जो वर्ड है वो टेम्प्रेरी पीरियड के लिए यहाँ पे किया गया है, बिकॉज देखो ज़रूरत जो है ना बेसिकली टेम्प्रेरी पीरियड के लिए लगती है। बिकॉज टेम्प्रेरी पीरियड में क्या देखने को मिलेगा कि या तो पर्सन एब्सेंट है इसलिए आप लेके आ रहे हो, या तो वो किसी कारणवश अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहा, या फिर वो किसी और जगह जो है एज एक्टिंग चीफ जस्टिस की तरह काम कर रहा है या फिर एक्टिंग जज की तरह काम कर रहा है, तो इसलिए आपको ये सारे प्रोविज़न देखने को मिलेंगे कि एक्टिंग जज की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो सकती है, फिर एडिशनल जज की रिक्वायरमेंट हो सकती है, फिर रिटायर्ड जज की रिक्वायरमेंट हो सकती है। और अगर मान लो प्रेसिडेंट को सच में लगेगा कि उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट का जो भी वर्कलोड है सच में बहुत ज़्यादा है और वो हमेशा ही ज़्यादा रहेगा, तो वो परमानेंट तरीके से ही किसी पर्सन को एज अ हाई कोर्ट के जज वो अपॉइंट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि ही कैन डू सो ओनली विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो द पर्सन टू बी अपॉइंटेड, ठीक है। यानी कि उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनको अगर ज़रूरत पड़ती है रिटायर्ड जज को बेसिकली एज अ हाई कोर्ट के जज की तरह लाने की टेम्प्रेरी पीरियड के लिए, तो सबसे पहले उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट से प्रीवियस कंसेंट लेना पड़ेगा, और साथ ही साथ जिस पर्सन को, जिस रिटायर्ड जज को आप अपॉइंट करने वाले हो उसको पहले उनसे कंसेंट लेना ज़रूरी है, ठीक है। दोनों से पूछना जो है ज़रूरी है। पहला प्रेसिडेंट से प्रीवियस कंसेंट लेना है कि हाँ भाई इस तरीके से हमारे हाई कोर्ट के अंदर इतना इतना वर्कलोड है, दैट्स वाई मैं सोच रहा हूँ कि मैं रिटायर्ड जज को जो है अपॉइंट कर लेता हूँ। एंड प्रेसिडेंट ने अगर कंसेंट देती तभी जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जिसको आप अपॉइंट करने जा रहे हो उससे भी तो पूछना पड़ेगा, बिकॉज उसने तो अपनी सर्विस पूरी कर ली है, उसके तो 62 ईयर्स में रिटायरमेंट हो चुकी है, बट फिर भी आपको अपने हाई कोर्ट में आपको लग रहा है कि कुछ काम पड़ गया है, इसके लिए आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो उससे पूछना भी ज़रूरी है उसको अपॉइंट करने से पहले, बिकॉज हो सकता है कि वो फर्दर काम नहीं करना चाहता, दैट्स वाई उनकी मंजूरी लेना भी ज़रूरी है। सच अ जज इज़ एंटाइटल्ड टू सच अलाउंसेस एज अ प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। अब आपको ये ध्यान रखना है कि वो रिटायर्ड जज जो कि अपॉइंट हो रहा है एज अ जज के तौर पे, हाई कोर्ट के जज के तौर पे टेम्प्रेरी पीरियड के लिए सही, तो उस टाइम पे उस जज को जो भी अलाउंसेस मिलेगा वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, एंड ही विल ऑल्सो इन्जॉय ऑल द जुरिसडिक्शन। भले वो रिटायर्ड हो चुका हो जज, बट क्योंकि वो टेम्प्रेरी पीरियड के लिए अब जज बन चुका है उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट का, तो जज बनने के बाद जो भी जुरिसडिक्शन थी, जो भी पावर्स थी, वो सारी पावर्स उसके पास रहेंगी। वो प्रिविलेजेस जो हर एक जज को मिलते हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं सारी प्रिविलेजेस को मिलेंगे, बट ही विल नॉट अदरवाइज बी डीम टू हैव बीन जज ऑफ द हाई कोर्ट। बट मेन चीज़ क्या है कि वो टेम्प्रेरी पीरियड के लिए काम करे, परमानेंटली वो नहीं रह सकता, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, एडिशनल जज, एक्टिंग जज क्या होता है, रिटायर्ड जज क्या होता है, ये अब क्लियर हो गई होंगी। अब हम बेसिकली चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है आपका इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट।
तो यहाँ पे बेसिकली बात की गई है द इंडिपेंडेंस ऑफ अ हाई कोर्ट इज़ वेरी एसेंशियल है फॉर द इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज़ असाइन टू इट, यानी जो भी ड्यूटीज़ उन्हें असाइन की गई हैं उसको वो इफेक्टिवली करें, वो तब पॉसिबल हो पाएगा जब आप उनको इंडिपेंडेंस दोगे। इट शुड बी फ्री फ्रॉम द इंक्रोचमेंट्स, प्रेशर, इंटरफेरेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव की यहाँ बात की जाए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द लेजिस्लेचर, तो किसी भी तरीके का कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए उनके ऊपर, चाहे वो बात की जाए कोई भी लेजिस्लेचर के द्वारा, यानी जो लॉ बनाते हैं, या फिर एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो कि लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उनकी तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए जजेस के ऊपर। इट शुड बी अलाउड टू डू जस्टिस विदाउट फियर एंड फेवर, यानी कि जो भी काम उनका है जस्टिस प्रोवाइड करने का, वो बिना किसी फियर के करें और बिना किसी फेवर के करें। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड द फ्लोइंग प्रोविजन टू सेफ गार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ अ हाई कोर्ट। ठीक है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उन्हें कुछ सेफ गार्ड्स दिए गए हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट तरीके से और इम्पार्शियल तरीके से अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं मोड ऑफ अपॉइंटमेंट के, जिस तरीके से अपॉइंटमेंट किया जाता है वो अगेन शो करता है कि किस तरीके से उन्हें इंडिपेंडेंस मिली है। देन सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर में है, फिक्स सर्विस कंडीशंस हैं, एक्सपेंसेस जो होते हैं उनके वो चार्ज किए जाते हैं द कंसोलिडेटेड फंड से, कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस नहीं होना चाहिए, बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, इट्स जुरिसडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड एंड सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो इसको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। द जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विच मीन्स द कैबिनेट, कैबिनेट इन द सेंस कि ये कैबिनेट जो है बैक एंड में उनको एडवाइस करती है एंड देन प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बट इन कंसल्टेशन विद द मेंबर्स ऑफ जुडिशरी के साथ, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके दिस प्रोविजन कर्टेल करता है द एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी कि ऑल्दो कैबिनेट कहीं ना कहीं बैक एंड में प्रेसिडेंट को एडवाइस कर रहा है, बट जो एग्जीक्यूटिव का जो कहीं ना कहीं दबदबा है, उनका जो इंटरफेरेंस है, उसको कर्टेल करने की बात की जा रही है। यानी यहाँ पे एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन है एग्जीक्यूटिव का, एज वेल एज इंश्योर दैट द जुडिशियल अपॉइंटमेंट आर नॉट बेस्ड ऑफ एनी पॉलिटिकल प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, यानी कि जो भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होगी हाई कोर्ट के अंदर वो किसी भी पॉलिटिकल बेसिस पर नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रैक्टिकल कंसिडरेशन के बेसिस पर नहीं होनी चाहिए, जो भी होगा मेरिट के बेसिस पे होगा, उसके जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी क्वालिफिकेशन है, उसके बेसिस पे किया जाएगा, जो ये शो करता है कि किस तरीके से उन्हें मतलब बेसिकली इंडिपेंडेंस मिली हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। द जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट आर प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन द मैनर ऑन द ग्राउंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके से बताया हुआ है, जो ग्राउंड्स मेंशन किए हैं, जो प्रोसीजर मेंशन किया हुआ है, उसी बेसिस पे आप जजेस को रिमूव कर सकते हो। उसके अलावा आप किसी भी तरीके से जजेस को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर सकते हो, उनकी डिग्निटी को कहीं ना कहीं हार्म करने की कोशिश नहीं कर सकते। तो ये अगेन शो करता है उनकी इंडिपेंडेंस को। ठीक है, so this means that they do not hold office, मतलब do not hold their office during the pleasure of the president, यानी कि प्रेसिडेंट भले ही उनको अपॉइंट कर रहे हैं, बट ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो जजेस है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, यानी प्रेसिडेंट के प्लेजर वाली चीज़ वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, दो दे हैव बीन अपॉइंटेड बाय हिम। दिस इज ऑब्वियस फ्रॉम द फैक्ट दैट द नो जज ऑफ अ हाई कोर्ट हैज़ बीन रिमूव्ड और इम्पीच सो फार। ठीक है, तो अगेन ये चीज़ ये शो करता है कि अभी तक किसी भी जज जो चाहे वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की बात करें इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। क्यों? बिकॉज उनको ये सिक्योरिटी मिल रही है कि अगर जो भी वो काम करेंगे अपने ऑफिस के दौरान, तो उसमें अगर कुछ गलती है ना, तो आप पर्टिकुलरली मोशन लेके आए, वहाँ पे साबित कीजिए, वहाँ पे इन्वेस्टिगेट होने दीजिए, और जब तक इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो गिल्टी पाया नहीं जाता तब तक आप उनको रिमूव नहीं कर सकते, तब तक उनकी डिग्निटी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिक्स सर्विस कंडीशन। द सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, लीव एंड पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट आर डिटरमाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द पार्लियामेंट, बट दे कैन नॉट चेंज टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर द अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये पॉइंट हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिया था। दस द कंडीशन ऑफ अ सर्विस ऑफ द जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट रिमेन सेम रहती ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द ऑफिस, यानी उनको आप बढ़ा सकते हो, बेसिकली चेंज नहीं कर सकते एक बार आपने उस पर्टिकुलर सर्विस कंडीशन पे उन जजेस को अपॉइंट कर लिया तो। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड,
सैलरीज एंड अलाउंसेस जो होते हैं जजेस की, सैलरीज अलाउंसेस एंड पेंशन जो होती है स्टाफ की, एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, यानी जो भी फाइलों वाइलों में खर्चा आ रहा है, कुछ भी यानी कंप्यूटर लगाए हैं उसका बिजली का बिल आ रहा है, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है ना हाई कोर्ट के, वो सब के सब चार्ज किए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड है ना, वहाँ से कहीं ना कहीं उनको जो भी सैलरीज दी जाएगी, अलाउंसेस दी जाएंगे, और जो पेंशन देने की बात है स्टाफ को और जो अलाउंसेस देने की बात है वो सब का सब यहाँ से चार्ज किया जाएगा। इट मीन्स दैट ये नॉन वोटेबल है बाय द स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। ये स्टेट लेजिस्लेचर जब इन पैसों को निकालने के लिए जाएगा तो उस टाइम पे उस पर वोटिंग नहीं होगी, डिस्कशन हो सकता है बट वोटिंग नहीं की जाएगी। ठीक है। इट शुड बी नोटेड हेयर दैट द पेंशन ऑफ अ हाई कोर्ट जजेस इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नॉट द स्टेट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी सैलरीज और उनके अलाउंसेस भले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से निकाले जाएं, बट जो उनकी पेंशन है ना वो आपकी कहाँ से आएगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया से आएगी। जब हम बात करते हैं स्टाफ की, तो स्टाफ के जो भी सैलरी अलाउंसेस हैं, जो भी सैलरीज है, पेंशन्स है, वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से ही आएंगी। ठीक है। तो अगेन ये शो करता है कि उनको मतलब किस तरीके से एक बार अपॉइंट हो जाए तो उनकी सैलरी से कोई चेंज नहीं कर सकता, उन किस तरीके से डिसएडवांटेज दे के उनको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो इट मीन्स वो इंडिपेंडेंस एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट है कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है एनी डिस्कशन इन पार्लियामेंट और इन अ स्टेट लेजिस्लेचर with respect to the conduct of judges of a high court in discharge of their duty except when impeachment motion is under consideration of the parliament। यानी कि बात की जाए पार्लियामेंट के अंदर या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, दोनों में से किसी भी जगह आप जजेस का, यानी कोई भी हाई कोर्ट के जजेस ने जो भी अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म की हैं, जो भी उन्होंने काम किए हैं, उनको आप डिस्कस नहीं कर सकते अपनी अपनी जगह में। ना ही पार्लियामेंट में आप डिस्कस कर सकते हो, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर डिस्कस कर सकते हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोहिबिट कर रही है। यानी कि अगर आपको सच में लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है तो आप सिंपली क्या है, आपके पास एक इम्पीचमेंट मोशन ला सकते हो, और उस इम्पीचमेंट मोशन के लाने के बाद आप अपनी पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट में बेसिकली इसको उस मोशन के तहत आप उन पर जो भी एग्ज़ाम लगाए जा रहे हैं जजेस के ऊपर, वो कहीं ना कहीं आप उनको सामने लेके आ सकते हो, उस पर डिस्कस कर सकते हो। बट इम्पीचमेंट मोशन के बाद ही, उससे पहले आप इस तरीके से कुछ भी डिस्कशन, कुछ भी क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते जजेस का। नेक्स्ट पॉइंट है बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। द रिटायर्ड परमानेंट जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट के, आर प्रोहिबिट किए जाते हैं फ्रॉम प्लीडिंग और एक्टिंग इन एनी कोर्ट और एनी अथॉरिटी इन इंडिया एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट और द अदर हाई कोर्ट। तो ये वर्ड है कहीं ना कहीं अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही क्यों बोला जा रहा है। बिकॉज कि एक बार अगर मान लो कोई भी जज, हाई कोर्ट का जज हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर्ड हो जाता है, तो रिटायरमेंट होने के बाद भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर लगता है या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि उन्हें ज़रूरत है टेम्प्रेरी पीरियड के लिए उन रिटायर्ड जजेस की, तो वो उनको फर्दर अपॉइंट कर सकते हैं 1-2 साल के लिए, टेम्प्रेरी पीरियड के लिए। ठीक है। तो यानी कि एक बार हाई कोर्ट के जज या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज अगर रिटायर्ड हो जाते हैं तो वो किसी भी अथॉरिटी में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा कोई भी फर्दर कोर्ट जो होगी, चाहे वो सबॉर्डिनेट कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सेशंस कोर्ट हो, वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है। एंड दिस इंश्योर्स दैट दे डू नॉट फेवर एनी वन इन होप ऑफ फ्यूचर फेवर। यानी कि जब वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे थे तो उन्हें ऐसा ना फील हो कि भाई ये पर्टिकुलर पार्टी मुझे फ्यूचर में जो है फेवर देने वाली है, वो मुझे रिटायरमेंट के बाद ये काम मिल जाएगा, मुझे रिटायरमेंट के बाद ये अथॉरिटी मिल जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि फ्यूचर फेवर के चक्कर में ये हाई कोर्ट के जजेस जो है ना इस तरीके से जो है गलत तरीके से प्रैक्टिस में ना काम करने लग जाएँ। दैट्स वाई इनका जो रिटायरमेंट है उसके बाद ही इंश्योर किया जाएगा कि वो कहीं भी प्रैक्टिस ना कर सकें सिवाय सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फिर हाई कोर्ट के अंदर। इसके अलावा बाकी जो भी कोर्ट्स है, जो भी अथॉरिटीज़ है, वहाँ पे वो प्रैक्टिस ना कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। अ हाई कोर्ट कैन पनिश एनी पर्सन for its contempt, thus its action and decision cannot be criticized and opposed by anybody. This power is vested in the high court to maintain its authority, dignity and honor। यानी कि मान लो कोई भी हाई कोर्ट है, जो भी डिसीजन वो दे रहा है, उस डिसीज़न को कहीं ना कहीं मानना और उस पर एग्री करना और उसके अच्छे से रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज कहीं ना कहीं वो हाई कोर्ट की डिग्निटी, अथॉरिटी और ऑनर को की बात की जाती है, मतलब उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लो कोई भी पर्सन इस तरीके से जो भी जुडिशरी ने जजमेंट दिया है, जो भी उन्होंने एक्शन दिया है,
जिस तरीके से उन्होंने कोई भी ऑर्डर दिया उसको मानने से अगर मना करेगा ना, तो यहाँ पे हमारे जुडिशरी के पास पावर है कि वो उसको पनिश कर सकती है उस कंटेम्प्ट के लिए जो उसने किया है। अब वो कंटेम्प्ट क्या होते हैं, तो सिविल कंटेम्प्ट है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, वो हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। बट एक तरह से आप अभी से एक आइडिया लगा सकते हो कि किस तरीके से हमारे जुडिशरी के अंदर ये पावर दी गई है कि कोई भी पर्सन इस तरीके से उनके डिसीजन को, उनकी एक्शन को क्रिटिसाइज़ करता है, उनको अपोज करने की कोशिश करता है, उनके काम करने में जो है दखल अंदाजी कर सकता है, तो उस केस में उसको पनिश भी किया जा सकता है जुडिशरी के द्वारा। नेक्स्ट है फ्रीडम टू अपॉइंट इट स्टाफ। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अपॉइंट ऑफिसर्स एंड द सर्वेंट ऑफ द हाई कोर्ट विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। यानी कि पर्टिकुलरली जो जुडिशरी है, जुडिशरी के अंदर जो भी सर्वेंट्स काम करेंगे, जो भी ऑफिसर्स काम करेंगे, वहाँ पे भी जो एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ही कैन ऑल्सो प्रिस्क्राइब देयर कंडीशन ऑफ अ सर्विस। साथ ही साथ हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं, वो उनको अपॉइंट तो करेंगे और साथ ही साथ जो भी सर्विस कंडीशंस है, किस तरीके से उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सब भी वो डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट्स जुरिडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल। यानी कि द जुरिडिक्शन एंड द पावर ऑफ हाई कोर्ट की जो है इज सो फार एज दे आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी कर्टेल बोथ बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, बट इन अदर रिस्पेक्ट द जुरिडिक्शन ऑफ पावर ऑफ अ हाई कोर्ट कैन बी चेंज्ड बोथ बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बार चीज़ें मेंशन कर दी गई है कि हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन यहाँ पे रहने वाला है और इस पर्टिकुलर कोर्ट का जुरिडिक्शन इसके अंदर है, ये चीज़ें इसके अंदर जो है आएंगी, तो वो चीज़ें अगर एक बार कर दी गई ना, फर्दर आप उसको कर्टेल नहीं कर सकते, उसको कम नहीं कर सकते। यानी पार्लियामेंट भी इसको कम नहीं कर सकती, कोई पर्टिकुलर लॉ लेके आके, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर भी कोई लॉ लेके आके उसको कर्टेल नहीं कर सकती उनकी पावर को, और साथ ही साथ उनके जुरिडिक्शन को। जुरिडिक्शन इन द सेंस अभी हमने बात की थी किस तरीके से बॉम्बे का जुरिडिक्शन है, आपको देखने को मिलेगा किस किस टेरिटरी के अंदर आता है, तो इस तरीके से जो भी उनका जुरिडिक्शन है उसको कम नहीं किया जा सकता। हाँ, बट अगर मान लो इसके अलावा उसको बढ़ाना है या फिर किस तरीके से करना है, वो कहीं ना कहीं वो कर सकते हैं, बट इस तरीके से कर्टेल नहीं कर सकते, पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये जो पूरी हम देखते हैं हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट जो हमारी जुडिशरी वगैरह है, उनको सबसे मेन प्रॉब्लम पता है इसी चीज़ से होती है कि जो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव है ना, वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर करती है। जब जब एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर करती है ना, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पे जो जस्टिस सिस्टम है ना, वो अच्छे से वर्क नहीं करता। तो जिस भी कंट्री में एग्जीक्यूटिव कहीं ना कहीं इंटरफेयर करेगी जुडिशरी के अंदर ना, वहाँ का जस्टिस सिस्टम आपको बिल्कुल अच्छे से नहीं दिखेगा, यानी वहाँ पे फेयर तरीके से जस्टिस सिस्टम डिलीवर नहीं हो रहा होगा। दैट्स वाइज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये चीज़ बोली गई है, और साथ साथ DPSP में भी आर्टिकल 50 के तहत आपको देखने को मिलेगा ये चीज़ इंश्योर किया गया है कि सेपरेशन होना चाहिए फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव से। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करते हैं स्टेट को टू टेक स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन अ पब्लिक सर्विसेज। दिस मीन्स दैट द एग्जीक्यूटिव ऑथराइज शुड नॉट पोजेस द जुडिशियल पावर। Consequent upon its implementation, the role of executive authorities in judicial administration came to an end. तो एक्चुअली होता क्या था पहले कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उनके पास जो है पहले एग्जीक्यूटिव पावर भी थी और जुडिशरी पावर भी थी। तो यहाँ पे जो है पहले इस तरीके से हमने क्योंकि देखा है, क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस तरीके से पहले वो जो भी लॉज बनाए जा रहे हैं लेजिस्लेचर के द्वारा, उनको जब एग्जीक्यूट करने का काम होता था तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही कर रहा है। अगर मान लो कुछ एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो गई या फिर किसी ने कुछ क्राइम कर दिया, कुछ कर रहा, तो उसको जुडिशरी भी मतलब उसको कहीं ना कहीं जस्टिस प्रोवाइड करने का काम भी जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का है। तो यहाँ पे एक ही पर्सन के पास जब दो पावर हमें देखने को मिली, तो वहाँ पे सही से जो है जस्टिस सिस्टम काम नहीं कर रहा था। दैट्स वाई इसको ध्यान में रख के ही ये चीज़ इंश्योर की गई है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्शन दी है स्टेट को, किस तरीके से DPSP के थ्रू हमें डायरेक्शन दी जाती है हर एक स्टेट को कि वो अपने इस तरीके से काम करे कि वो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को पब्लिक सर्विसेज के फील्ड में जो है सेपरेट रखें। ठीक है, ताकि वो अच्छे से अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सके। कहीं ना कहीं अगर एग्जीक्यूटिव के पास जुडिशियल पावर्स आप दे दोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं फिर डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा। बिकॉज आप खुद देखो कि वो लोग जो खुद क्राइम कर रहे हैं वो खुद अपने आप को कैसे जस्टिस दे पाएंगे। अब एग्जीक्यूटिव मान लो कुछ क्राइम कर रहा है, कुछ गलत काम कर रहा है, और आप उन्हीं को बोल रहे हो कि आप इस चीज़ को जस्टिस प्रोवाइड करो, तो कितना ही फेयर तरीके से यहाँ पे वो खुद को जस्टिस प्रोवाइड कर पाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। तो इसलिए ये चीज़ को बोला गया है कि आप अच्छी तरीके से इस चीज़ को सेपरेट कीजिए, और उसके लिए आपको देखने को मिलेगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 हैज़ इफेक्टेड द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, जो कि आर्टिकल 50 जो है अंडर द DPSP ये चीज़ बोलता है, स्टेट को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो भी चीज़ें थी रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट हमने अच्छे से देख ली हैं डिटेल में।
और बाकी के जो टॉपिक्स हैं मेनली जो अभी जो टॉपिक्स बचे हैं वो आपका पावर्स है, उनकी जो भी पावर्स है जुरिसडिक्शन है वो बचा हुआ है, जिसको हम कल की वीडियोस में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सो आज की वीडियो में हमने जो जो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं आई होप आपको पसंद आए हों और अच्छे से समझ भी आ गए हों। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को मेंशन कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उन डाउट को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर दूँ। और अगर ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और इसी तरीके से हम लोग आपके लिए जो है जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट लगती है एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव के लिए वो आपके सामने लेके आएँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन बाय।